दोस्तों नमस्कार। कोई भी राजनीतिक सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो संविधान के ऊपर हो नहीं सकती है। और जब तक संविधान है तब तक देश है। जब तक संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी है और उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी उसके साथ जुड़ी हुई है, तब तक इस देश के भीतर में लोकतंत्र खत्म हो नहीं सकता है। राजनीतिक तौर पर यह बहस मौजूदा वक्त में कहीं बड़ी हो चली है। क्या वाकई 2014 के बाद से इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस देश के तमाम लोकतांत्रिक आधारों को बदल डाला है? और यह सवाल राजनीतिक चुनाव के मद्देनजर अब विपक्ष सीधे तौर पर मौजूदा सत्ता को निशाने पर ले रहा है, तो मौजूदा सत्ता अब यह कहने से कतरा नहीं रही है कि दरअसल तीसरी बार हम जीतेंगे, आग तब नहीं लगेगी। दरअसल इससे पहले जो भी राजनीतिक सत्ताएं थी, उन्होंने जितनी आग इस देश में लगाई है, हम तो उसे ही बुझाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस वक्त राजस्थान के कोटपुतली में लोगों से यह बात कह रहे थे, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे रहा था। यानी कल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उन्हें जेल हो गई। और दूसरी तरफ 24 घंटे के बाद ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत हो गई। तो क्या राजनीतिक तौर पर ईडी की बिसात इस बार सुप्रीम कोर्ट के सामने कमजोर पड़ गई? क्या जिस रास्ते भारत की राजनीति चल पड़ी है, अब उसकी हर चाल को सुप्रीम कोर्ट नियम कायदे के तहत तौलने को तैयार हो गया है? क्या इस दौर में भारत की राजनीति जिस टकराव की परिस्थिति से गुजर रही है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका न्यायपालिका और वह भी सुप्रीम कोर्ट की हो चली है? क्योंकि जिस तर्ज पर आज जमानत संजय सिंह को मिली, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस तर्ज पर इस जमानत से पहले सुप्रीम कोर्ट में जिन सवालों को पूछा गया और जिस तरीके से ईडी ने खामोशी बरती, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा भी नहीं था कि कोई नए सवाल थे, लेकिन ईडी की खामोशी बिल्कुल नई थी और एक लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के सवालों के सामने वह नतमस्तक हो गई। इन तमाम परिस्थितियों के बीच हमें लगता है आज शुरुआत तो प्रधानमंत्री के भाषण के उस छोटे से हिस्से से करनी ही चाहिए, क्योंकि इस देश में राजनीतिक सत्ता जिसे जनता चुनती है, उसकी ताकत का एहसास तो हर किसी को है। संसद के भीतर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को भी बदला जा सकता है, यह बीते दिनों खूब नजर आया है। तो पहले बात प्रधानमंत्री की, जो कोटपुतली में अपना भाषण दे रहे थे और क्या कह रहे थे, इसको सुन लीजिए। इतना ही नहीं साथियों, जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। प्रधानमंत्री का भाषण राजनीतिक अक्स में दिया गया भाषण है और आप सोच जरूर रहे होंगे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया और आम आदमी पार्टी ने राहत महसूस की। ईडी एक झटके में कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आई और सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नतमस्तक सी दिखी। उसके पास कोई तर्क नहीं था।
ये सारी परिस्थितियां एक झटके में हो गई और हम आप प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं? जी नहीं, यह दरअसल भारत की राजनीति का वह आईना है जिसके जरिए मौजूदा वक्त में या तो सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता इस राजनीति को समझ रही है या राजनीति अपने मिजाज से फैसले दर फैसले इस देश में ईडी के जरिए जो भी कार्रवाई हो रही है उसको अमली जामा पहना रही है। इन दो परिस्थितियों के भीतर आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में थी, वहां पर एक ही सवाल ईडी से पूछा गया। वो सवाल सीधे तौर पर संजय सिंह से जुड़ा था और पूछा गया, क्या अभी भी संजय सिंह को कस्टडी में रखने की जरूरत है जब 6 महीने हो गए? फिर कहा गया, संजय सिंह के पास से अभी तक 1 पैसा भी बरामद नहीं किया गया। 2 करोड़ की घूस लेने के आरोप में ट्रायल के दौरान भी उनसे पूछताछ हुई। और इस लकीर को और आगे करते हुए कहा गया कि जब आपने दिनेश अरोड़ा का नाम लिया और उन्हीं को आधार बनाया तो उन्होंने पूछा, क्या गिरफ्तारी के बाद उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया था? उस पर कहा गया सरकार की तरफ से, जी नहीं। जब वो अप्रूवर हो गए और इस बात को संजय सिंह के वकील की तरफ से भी कहा गया कि इससे पहले 9 बार उन्होंने बयान दिए लेकिन संजय सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वह सरकारी गवाह बनते हैं वैसे ही संजय सिंह का नाम आता है और बिना समन दिए पूछताछ के लिए ईडी उनके घर पहुंचती है। 10 घंटे पूछताछ होती है और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 4 अक्टूबर को। और इन सब के बीच जो भी चार्जशीट दाखिल होती है उसमें संजय सिंह का नाम कैसे किस रूप में आता है उसको लेकर भी सवाल था। और उस वक्त तो उस चार्जशीट में तो राघव चड्ढा का भी नाम जुड़ा था, हालांकि आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने वक्त लिया और कहा कि आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए, अन्यथा हम फैसला अपना सुना देंगे। ईडी ने बिल्कुल खामोशी बरत ली और सवाल यह था कि उसके बाद ईडी ने यह खामोशी क्यों बरती? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया था? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा, अगर आप अब हम जमानत देने जा रहे हैं और अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें पीएमएलए एक्ट के तहत उनके जमानत पर विचार करना होगा। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 45 के तहत जो जमानत देने का मतलब यह होता कि कोई भी कहता कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता और उसके बाद पूरी की पूरी शराब नीति को लेकर जो मामला बनाया गया वह न सिर्फ एक झटके में कमजोर पड़ जाता, बल्कि जो सेक्शन 45 के तहत अगर जमानत मिलती संजय सिंह को तो उसके बाद एक एक करके जो भी जेल में बंद हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल हो, उनको एक झटके में बाहर करना पड़ता क्योंकि यह नजीर बन जाता। और किसी दूसरे आधार पर अगर जमानत होती तो वहां नजीर बनाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से यह आश्वासन ईडी को मिल गया, यानी दूसरों की जमानत पर इस जमानत का असर ना पड़े, सिर्फ इस बात की गारंटी ईडी आज चाहती थी, यानी सरकार चाहती थी। लेकिन सवाल यह था कि अगर 24 घंटे पहले केजरीवाल जेल में और 24 घंटे के बाद 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह बाहर, तो इसके मतलब मायने क्या है? इसके मतलब मायने पर हम आए उससे पहले आज अदालत की उस कार्रवाई को देखिए और उसके बाद संजय सिंह के वकील ने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। Sanjay Singh will be released on bail during the pendency of the aforesaid trial on terms and conditions to be fixed by the trial court. We clarify that the concession given in the court today would not be treated as a precedent would not be treated as precedent. Full stop. Secondly, the appellant Sanjay Singh will be entitled to continue with his political activities. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट चल रही थी तो ईडी से कुछ सवाल पूछे गए थे। ईडी ने उन सवालों पे कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि 2 साल के लगभग इस केस को रजिस्टर्ड हुए हो चुके हैं। करीब 6 महीने से ज्यादा संजय सिंह जी कस्टडी में हैं। तो संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई नहीं था। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप बताइए इनको क्यों ना जमानत दे दी जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो लोग पहले किसी भी बात का ठीक रिप्लाई नहीं दे पाए थे। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से बहुत बड़ी राहत के रूप में हम संजय सिंह जी
का इस केस में हम समझ रहे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको आप दबाया नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी की एक ये साजिश थी, वो साजिश कहीं ना कहीं आज रुकने का काम होगा। तो अदालत ने बहुत साफ तौर पर कहा इस जमानत को नजीर ना माना जाए, यानी इसके आधार पर किसी दूसरी जमानत का जिक्र ना हो। यहां पर खाली एक बात समझ लीजिए, तब राजनीति की गांठें हम खोलना शुरू करेंगे। क्योंकि जो सेक्शन 45 है, अगर आपको याद आता हो तो 2017 में इसी सेक्शन 45 के तहत निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस सेक्शन को असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि इसके तहत गिरफ्तारी अगर किसी की होगी तो इस देश के भीतर में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ ग्रांटेड, उस पर वह किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के इस अधिकार को हनन माना जाता है। इसीलिए उन्होंने सेक्शन 45 को हटाने का जिक्र कर दिया 2017 में और इसके बाद सरकार के हाथ पांव फूल गए। क्योंकि याद कीजिए तो जिस वक्त से इस देश में ईडी सक्रिय हुई वह 2018 से सक्रिय होती है और सक्रिय तब होती है जब 2018 में बकायदा एक अमेंडमेंट संसद के भीतर लाया जाता है और उस अमेंडमेंट के तहत पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 की वापसी हो जाती है और उसके बाद इस देश में पॉलिटिशियंस की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उनको ना छोड़ने की प्रक्रिया और पीएमएलए के तहत तमाम उन लोगों की गिरफ्तारी जो बार बार पॉलिटिशियन से जुड़े रहे या राजनीतिक तौर पर सत्ता के अनुकूल उनकी पहल नहीं थी। तो 2018 में अमेंडमेंट संसद के जरिए हुआ। उस वक्त विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस हो या इस दौर का इंडिया गठबंधन हो, किसी को समझ नहीं आया कि इसके मतलब मायने आने वाले वक्त में क्या होंगे और परिस्थितियों ने वहां से पलटा खाया और इसी सेक्शन के तहत इस जमानत को अगर मिल जाता संजय सिंह को तो ईडी का पूरा केस धरधराकर गिर जाता। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश में ईडी को जो खड़ा करने का आरोप समूचा विपक्ष लगा रहा है वो बिल्कुल सही है क्या? क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप कानून के आश्रय गैर कानूनी तरीके से राजनीतिक पहल कर सकते हैं और इसकी चोट लगेगी भी और पता भी नहीं चलेगी। और जिक्र बार बार इसी बात का होगा कि देखिए कानून के तहत काम हो रहा है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और यही परिस्थिति बीते लगातार 5-6 वर्षों से इस देश में यही गूंज सुनाई दे रही है जब से ईडी सक्रिय हुई। क्योंकि ईडी के केसों में बढ़ोतरी 2018 के बाद रॉकेट की तरह आसमान की तरफ गई। यह अलग मसला है कि उसमें कन्विक्शन रेट कितना था और कितने केस सुलझाए गए, इसका जिक्र हम बार बार कर चुके हैं, फिर से आपको कर देते हैं। 5000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं और सिर्फ 25 मामले सुलझाए जाते हैं। तो जरा सोचिए 1% से भी कम की स्थिति है। 0.46% के मामलों के तहत ईडी की पूरी कार्रवाई इस देश के भीतर चलती है। यह तो पहला मामला था। अब इसके सवाल लौटिए उस पॉलिटिक्स पर जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान जो हुए उसके क्या मतलब मायने थे। और इन परिस्थितियों के भीतर एक सवाल यह भी इस दौर में उठ गया, क्या वाकई एक केस को लेकर दो बोल हो सकते हैं? क्योंकि कल तक शराब नीति के तहत संजय सिंह जेल में बंद थे। जब केजरीवाल जेल को भेजा गया तो उसके बाद तमाम बातों का जिक्र जो वकीलों के जरिए निकल कर आ रहा था उसमें ईडी इस बात का जिक्र और उनके वकील इस बात का खुले तौर पर जिक्र कर रहे थे। और यही बात राजनीतिक तौर पर थी कि 3 बड़े नेता जेल में हैं और किसी की भी जमानत क्यों नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कोई दस्तावेज है, कोई आरोप है, उन आरोपों के तहत यह पूरी कार्रवाई हो रही है। तो कल जो बातें राजनीतिक तौर पर इस देश में कही जा रही थी, 24 घंटे के बाद क्या मैसेज अब यह निकल कर आ गया कि संजय सिंह अगर उन्हें जमानत मिल गई तो अब मनीष सिसोदिया जेल में क्यों बंद हैं और अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद क्यों किया गया? अगले 24 से 48 घंटों में कहीं इस देश के भीतर में राजनीतिक परिस्थितियां एक झटके में बदल तो नहीं जाएगी?
ये राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर खेल हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट की राजनीतिक सक्रियता है या सुप्रीम कोर्ट की संविधान की व्याख्या है और ईडी कानून के सहारे गैर कानूनी तरीके से कहीं जिसका जिक्र विपक्ष बार बार करता है उस लिहाज से काम तो नहीं कर रही है। ये सारे सवाल चाहे अनचाहे दोनों पक्षों में आकर टिक गए हैं। एक तरफ राजनीतिक परिस्थिति है और दूसरी तरफ कानूनी परिस्थितियां हैं। एक तरफ इस देश में चुनाव का माहौल है और दूसरी तरफ इस देश में सुप्रीम कोर्ट की संविधान के मद्देनजर व्याख्या है। तो क्या भारत की राजनीति के दायरे में भी संविधान की व्याख्या आ सकती है या संविधान की व्याख्या पहली बार उस राजनीति को रोक रही है जो यह मानकर चल रही है कि उसकी तमाम कार्रवाइयां हर वक्त सही रही है? और शायद आम आदमी पार्टी ने आज संतोष की सांस इसलिए ली क्योंकि पहली बार उसे वह रोशनी दिखाई दी जो बीते 2 बरस से कभी दिखाई नहीं दे रही थी, खासतौर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो लगभग 13 महीने से जेल में है। इन परिस्थितियों ने क्या भारत की राजनीति को पलटने की दिशा में एक नई स्थिति लाकर खड़ी कर दी है? और चाहे अनचाहे लोकसभा चुनाव के भीतर दिल्ली की राजनीतिक मॉडल अब अगुवाई करने की स्थिति में है और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी के सामने मुश्किल होगी या फिर बीजेपी राजनीतिक तौर पर इन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर लेगी या करने के लिए ही यह तमाम परिस्थिति आ रही है? यह सवाल जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राहत आज सुनी जा सकती है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और मुझे लगता है कि बेल का मकसद और मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी ये माना जा रहा है कि संजय सिंह जी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। और मुझे लगता है कि आज मंगलवार को बजरंगबली जी का दिन है। संकट मोचन ने एक बड़ा संकट जो है पार्टी के ऊपर से कम किया है। दरअसल यहां 2 बातें और समझने की जरूरत है क्योंकि संजय सिंह को लेकर जिस दिनेश का जिक्र किया गया कि उसके बयान के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और उन्होंने बयान सरकारी गवाह बनने के बाद संजय सिंह का नाम लेकर दिया, यही स्थिति सनत रेड्डी को लेकर है जो कि सरकारी गवाह बनने के बाद नाम लेते हैं केजरीवाल का और केजरीवाल इस वक्त जेल में है। तो क्या यह समानता आने वाले वक्त में आपके सामने कोई चौंकाने वाला निर्णय लेकर आने वाली है? यह पहली स्थिति है। दूसरी परिस्थिति यह है कि जो पीएमएलए कानून का सेक्शन 45 है जिसका लेकर गिरफ्तारियां होती हैं और छोड़ा नहीं जाता, उसमें बड़ा साफ नियम है। 2 ही परिस्थिति में जमानत मिलेगी। पहली परिस्थिति यह होती है कि प्राइमा फेसी संतुष्ट हो गए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया, तभी जमानत मिलेगी और जमानत पर रहते वक्त वह कोई ऑफेंस या अपराध नहीं करेगा। इन 2 एस्पेक्ट पे जमानत मिल जाती है। अब सवाल यह था आज ईडी के सामने, अगर संजय सिंह को इसी आधार पे जमानत मिल जाती जो वो नहीं चाहती थी और वो उसने चाहा कि नहीं हो, ये नहीं हुआ, जमानत मिल गई लेकिन सेक्शन 45 का जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही 45 सेक्शन का जिक्र होता तो मान लिया जाता कि प्राइमा फेसी मान लिया गया कि इन्होंने अपराध किया ही नहीं है, आरोपी यूं ही ठहरा दिया गया, तो वह कड़ी एक के बाद एक खुलती चली जाती। और दूसरी परिस्थिति है कि जो सरकारी गवाह बन जाए, जो अप्रूवर हो जाए, उसके बाद उसके बयान ही महत्वपूर्ण माने जाएं, उससे पहले दिए हुए बयान महत्वपूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो यह सवाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ भी जुड़ेगा। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश की जांच एजेंसियों को लेकर जो सवाल भारत की राजनीति में पहली बार राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए इस देश के संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं का उपयोग सरकार कर रही है, क्या पहली बार वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर संजय सिंह की जमानत के साथ ही उसमें उभार आ गया या वो सतह पर आकर खड़ी हो गई? और यह सवाल बड़ा हो गया, क्या ऐसा संभव हो सकता है और इस देश के भीतर ऐसा हो रहा है? और अगर राजनीतिक तौर पर 6-6 महीने जेल में बंद रखा जा रहा है, जो कि राजनीतिक तौर पर जो सक्रिय रहता है, जिसका जीवन सार्वजनिक तौर पर है, अगर उसके जरिए और उसकी राजनीति पर अंकुश लगाया जा रहा है तो संविधान से जो बेसिक अधिकार हैं वह अधिकार भी छीने जा रहे हैं। तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में सक्रिय हो जाए? तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बहुत लगा कि अब बहुत हो गया?
और शायद इसीलिए आज जब 3 जजों की बेंच बैठी तो पहले सवाल से ही ईडी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहते हुए कि आप कर क्या रहे हैं, 6 महीने में क्या किया, 6 महीने में बंद किया, कुछ मिला कि नहीं मिला, किसके बयान पर लिया। एक के बाद एक जो सवाल थे ये बताने के लिए काफी थे कि ईडी एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के सामने ना सिर्फ कटघरे में थी बल्कि उसके सामने यह भी बड़ा सवाल था कि जो पूरी शराब नीति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को जेल में डाला गया है, अब वो क्या करेगी अगर इस परिस्थिति में उसने खामोशी नहीं बरती तो क्या एक को छुड़ाकर बाकी लोगों को जेल में रखने में सफलता मिल गई, या पहली बार बाकी लोग जो जेल में हैं और एक को जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब उस व्याख्या में आकर खड़ा हो गया जहां पर वह ईडी को सीधे तौर पर सवाल करे कि जिन स्थितियों में चार्जशीट होती है, जिन स्थितियों में ट्रायल चलता है, जिन स्थितियों में बयान दर्ज किए जाते हैं, जो 164 तक का बयान होता है, अगर उन परिस्थितियों में कोई आरोपी नहीं ठहराया जा रहा है तो ऐसे में पूरी कार्रवाई सिर्फ परसेप्शन के आधार पर चल रही है या इस देश में राजनीतिक परसेप्शन कानून के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। जाहिर है इसका जवाब हो सकता है अगले 24-48 घंटों में मिल जाए, क्योंकि यह एक असंभव सी परिस्थितियां पैदा हुई जब संजय सिंह को जमानत मिल गई। संजय सिंह आज शाम तो मुश्किल है, कल जेल से छूटेंगे और राजनीतिक तौर पर मना किया गया है कि वो बाहर आए तो इस केस के बारे में जिक्र ना करें, ना मीडिया से करें, ना किसी से करें, और उनको जमानत दी गई है और ना ही इस जमानत के आधार पर अब कोई वकील इस दिशा में जाए कि उनको जमानत मिल गई तो ये आधार है, ये कहा जा रहा है। लेकिन कानून के दायरा और राजनीतिक परिस्थितियां, आखिरी सवाल यहीं यहां पर अटक गया है। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर पहली बार इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले लोकसभा चुनाव में असर डाल रहे हैं? यह सवाल अब सबसे बड़ा देश के भीतर हो गया है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर विपक्ष की भूमिका और विपक्षी राजनीतिक दलों की राजनीतिक ताकत कितनी खत्म हो गई है, कम हो गई है, यह इस देश ने बार बार देखा है। और एजेंसियों के जरिए डरा धमकाकर विपक्ष को बांटने की परिस्थिति, पार्टियों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, किसको अपने साथ लेना, किसको नहीं लेना, किसके खिलाफ कार्रवाई होना, किसके खिलाफ नहीं होना, किसका ठंडे बस्ते में पूरा केस डाल देना, सब कुछ सबकी आंखों के सामने है। तो मतलब बहुत साफ आखिरी तौर पर निकल रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी उम्मीद के तौर पर, वह भी लोकसभा चुनाव में, एक ऐसे मैसेज को अपने हर फैसले के जरिए दे रही है। वो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, वो फैसला डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को लेकर जो कमेंट के तौर पर ही किया गया हो कि आखिर ब्लैक मनी का जिक्र था, वो ब्लैक मनी है कहां पर, जो पैसा था सब तो लौट आया। चाहे वो उस बात का जिक्र हो कि अब ईवीएम के जरिए 100% वीवीपैट क्यों नहीं हो सकता है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा गया कल और उनसे जवाब मांगा गया है, तो क्या उस सारे मद्देनजर और उसके बाद यह शराब नीति को लेकर मुख्यमंत्री को जेल में डालने की परिस्थितियों के बाद एक ऐसी स्थिति इस देश में राजनीतिक तौर पर उभर गई है जहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता और इस देश की जनता भी देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पहल क्या होती है, और वही इस देश की राजनीतिक सत्ता को चुनाव में तय करने वाली है। अगर यह हो रहा है तो शायद भारत में एक उम्मीद की आस संविधान और संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी से हो सकता है, लेकिन एक निराशा भारत में चुनी हुई सत्ता की राजनीतिक ताकत और उस ताकत के एहसास के साथ लोकतंत्र को अपनी हथेली पर रखने की सोच इसी दौर में पैदा होती है। इससे भी इनकार किया नहीं जा सकता है जब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिक चुकी हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।